हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव पीट क्लासेस। देव पीट क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूं वो टॉपिक आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही टॉपिक है। ये टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का है, राइट। इससे पहले की वीडियोस में मैं आपके सामने ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी टॉपिक ला चुका हूं और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस इसका भी टॉपिक ला चुका हूं, राइट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, राइट, जब एक सिंगल गुड्स कंज्यूम किया जाता है उसकी भी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, और जब एक से ज्यादा गुड्स एक कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम किए जाते हैं उसकी भी वीडियो आ चुकी है, राइट। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी उन दोनों वीडियोस को आप लोग जरूर देखना, राइट। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस एनालिसिस, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि अगर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को समझना है तो पहले यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के केस में कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कब होगा, राइट। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के केस में कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कब होगा, इस चीज को समझने के लिए पहले हमें अगेन इसके कुछ बेसिक्स को भी समझना होगा, जिन बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर वो बेसिक आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे, इवन आएंगे ही आएंगे, राइट। लेकिन जब वो आपको बेसिक समझ में आ जाएंगे तो वो बेसिक क्लियर होने के बाद ये टॉपिक आपको बहुत ही इजी लगेगा, राइट। तो इस टॉपिक को शुरू करने के लिए या इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ बेसिक बातों की तरफ को भी चलना बहुत जरूरी है। जिन बेसिक बातें जो भी वो बेसिक बातें हैं क्या, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व का, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व और साथ में बजट लाइन क्या होती है। जब आपको इन दोनों के मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को भी अच्छे से समझ पाओगे, राइट। तो यानी कि सबसे पहली बात तो हमें समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और ये बजट लाइन क्या होती है, राइट। कर्व का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो कि जब दो चीजों के बीच के रिलेशंस को हम डायग्रामेटिकली फॉर्म में या फिर ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो दो गुड्स के बीच के रिलेशन, राइट, किसी कर्व की फॉर्म में आते हैं या फिर डायग्रामेटिक फॉर्म में आते हैं, हम उसे कर्व का नाम दे देते हैं। जैसे हमने कोई ऐसे बना दिया, कोई ऐसे बना दिया, कोई ऐसे बना दिया, तो ये कर्व कैसे बने, जब दो गुड्स के बीच के रिलेशन को हमने डायग्रामेटिकली फॉर्म में प्रेजेंट किया। अब इस कर्व से पहले एक वर्ड लिखा हुआ इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब क्या है? इंडिफरेंस का मतलब है कि जो चीज कांस्टेंट है, जो चीज चेंज नहीं है। डिफरेंट का मतलब क्या चीज होती है अलग अलग, और इनडिफरेंस का मतलब क्या है कि जो चीज अलग अलग नहीं है, जो चीज कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यहां इंडिफरेंस कर्व को हमें पढ़ना है, तो इंडिफरेंस कर्व को भी पढ़ने के लिए, राइट, आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की तरफ को चलना होगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, हिक्स और एलन दो इकोनॉमिस्ट हैं, इन दोनों ने अपनी सोच बताई है, राइट। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, राइट, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में मार्शल एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपनी सोच बताई थी। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हिक्स और एलन ये दोनों इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने अपनी अपनी सोच बताई है। ये इस अप्रोच के थ्रू बता रहे हैं कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब माना जाएगा, तो यानी कि एक कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कब होगा। तो एक कंज्यूमर अगर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए इनका कहना यह है कि अगर एक कंज्यूमर दो गुड्स या एक से ज्यादा गुड्स कंज्यूम करता है तो दोनों गुड्स को कंज्यूम करने से एक कंज्यूमर सेटिस्फाइड कब होगा, तो अपनी सेटिस्फेक्शन को बताने के लिए एक कंज्यूमर को रैंक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में तो जिक्र किया गया था नंबर्स का, राइट। मार्शल का कहना यह था कि अगर एक पर्सन को अपनी सेटिस्फेक्शन बतानी है तो वो सेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए न्यूमेरिकली फॉर्म या फिर नंबर्स की हेल्प लेगा। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में नाम दिया गया है रैंक्स का। क्यों? क्योंकि इन दोनों की सोच ये थी कि हर टाइप का कंज्यूमर होता है और हर टाइप के कंज्यूमर की अलग अलग सोच होती है। तो सभी कंज्यूमर्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो सभी के सभी कंज्यूमर्स की सोच अगर अलग अलग है तो कोई कंज्यूमर्स किसी गुड्स को क्या रैंक देना पसंद करता है और कोई कंज्यूमर किसी गुड्स को क्या रैंक देना पसंद करता है, राइट। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बेसिस पे अगर हमें कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को शो करना है तो कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए रैंक्स की फॉर्म,
रैंक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। कंज्यूमर एक से ज्यादा गुड्स कंज्यूम करता है, तो अगर एक कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम करता है तो वहां एक कंज्यूमर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस तैयार करेगा, जिन कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर सेटिस्फाइड तो इक्वल होगा, लेकिन जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो कॉम्बिनेशंस अलग अलग होंगे। किसी कॉम्बिनेशन को एक कंज्यूमर रैंक फर्स्ट देगा, किसी कॉम्बिनेशन को एक कंज्यूमर रैंक सेकंड देगा। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपके सामने यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लूं। मान लो एक कंज्यूमर ये कहता है 2 एप्पल प्लस 10 बनाना, और एक कॉम्बिनेशन तैयार किया गया 3 एप्पल और 10 बनाना, राइट। तो इस कॉम्बिनेशन में भी बनाना 10 है और इस कॉम्बिनेशन में भी बनाना 10 है, लेकिन इसमें एप्पल 2 है और इसमें 3 एप्पल है। तो लॉजिकली बात है, जिसमें एप्पल ज्यादा है एक कंज्यूमर ये इस कॉम्बिनेशन से ज्यादा सेटिस्फाइड होगा। तो यानी कि एक कंज्यूमर ने इसको ज्यादा रैंक दी है और इसको कम रैंक दी है। तो ये सब चीजें कंज्यूमर के ही ऊपर डिपेंड करती हैं कि कंज्यूमर दोनों गुड्स को जो रैंक दे सकता है वो दोनों गुड्स को रैंक इक्वल दे सकता है, यानी कि दोनों गुड्स से वो इक्वल सेटिस्फाइड हो सकता है, या किसी एक से ज्यादा किसी एक से कम, राइट। तो सेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये कहती है कि अगर सेटिस्फेक्शन बतानी है तो सेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए रैंक्स की हेल्प लेनी बहुत जरूरी है, राइट। तो ये तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच थी। अब हम चलते हैं इंडिफरेंस कर्व पे कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है? इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है कि जब कोई भी कंज्यूमर 2 गुड्स को एक साथ कंज्यूम करता है, जब कोई भी कंज्यूमर 2 गुड्स को एक साथ कंज्यूम करता है, तो 2 गुड्स को एक साथ कंज्यूम करने के लिए वो उन दोनों गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस तैयार करता है, और उन दोनों गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को जब वो कंज्यूमर ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, तो ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से जो कर्व निकल के आता है वो इंडिफरेंस कर्व कहलाता है, और उन सभी कॉम्बिनेशन से वो कंज्यूमर सेटिस्फाइड इक्वल होता है। सेटिस्फाइड इक्वल का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पे हमने कॉम्बिनेशन एप्पल और बनाना के लिए तैयार किया है, तो एक कंज्यूमर के पास पहला कॉम्बिनेशन ए है जिसमें उसने 1 एप्पल और 15 बनाना लिए, तो 1 एप्पल प्लस 15 बनाना में भी कंज्यूमर उतना ही सेटिस्फाइड होगा जितना सेकंड कॉम्बिनेशन 2 एप्पल प्लस 10 बनाना में होगा, जितना थर्ड कॉम्बिनेशन सी 3 एप्पल और 6 बनाना में होगा। तो यहां एक कंज्यूमर के पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है। पहले कॉम्बिनेशन में वो 1 एप्पल प्लस 15 बनाना, सेकंड कॉम्बिनेशन में 2 एप्पल प्लस 10 बनाना, थर्ड कॉम्बिनेशन में 3 एप्पल प्लस 6 बनाना, फोर्थ कॉम्बिनेशन में 4 एप्पल प्लस 3 बनाना। तो ये सभी के सभी कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर के थ्रू तैयार किए गए हैं, और इन सभी कॉम्बिनेशन से एक कंज्यूमर सेटिस्फाइड इक्वल है, इसलिए इसे नाम दिया गया है इनडिफरेंस। यानी कि इन सभी कॉम्बिनेशंस में कंज्यूमर डिफरेंट नहीं है, उसकी सोच अलग अलग नहीं है। इन कॉम्बिनेशन में यूनिट्स तो खैर अलग अलग है, किसी एक गुड्स की तो कुछ यूनिट्स कम हो रही हैं और दूसरे गुड्स की कुछ यूनिट्स 1 मोर एडिशनल यूनिट गेन हो रही है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि एक कंज्यूमर के पास अलग अलग ऑप्शंस हैं कि जैसे कि उसे एप्पल की 1 मोर यूनिट को और कंज्यूम करना है, तो 1 मोर एप्पल को कंज्यूम करने के लिए उसे बनाना की 5 यूनिट को सैक्रिफाइस करना होगा। अगेन उसके पास एक और ऑप्शन है कि आप 2 से 3 एप्पल भी कंज्यूम कर सकते हो। तो 2 के बाद आपने जैसे तीसरा एप्पल कंज्यूम करा, तो 2 के बाद एक और एप्पल आपको अगर दिया जाएगा तो आपसे 4 केले वापस ले लिए जाएंगे। अगेन 3 के बाद अगर आपको 4 सेब चाहिए, तो यानी कि आपको 1 मोर एप्पल कंज्यूम करना है, तो एक और एडिशनल एप्पल को देने के लिए कंज्यूमर से 3 केले वापस ले लिए जाएंगे। तो यानी कि ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के सामने दिए गए हैं। इन सभी कॉम्बिनेशंस में एक कंज्यूमर लेकिन सेटिस्फाइड इक्वल है, राइट। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर के ही सामने है। अब इन सभी कॉम्बिनेशन से अगर हम लोग एक कर्व बना के तैयार कर देते हैं तो उसे नाम दिया जाता है इंडिफरेंस कर्व। और ये जो इंडिफरेंस कर्व इन सभी कॉम्बिनेशन से बनेगा, ये एक कंज्यूमर की सोच होगी, ये अलग अलग कंज्यूमर की सोच नहीं होगी। मान लो किसी कंज्यूमर का नाम ले लेते हैं राम, तो ये राम की एक सोच है कि उसके पास पहला कॉम्बिनेशन ए है, देन उसके पास बी है, देन सी है, देन डी है, फिर ई है। इन सभी कॉम्बिनेशंस पे राम सभी से ही सेटिस्फाइड इक्वल ही है, राइट। अब ऐसा शेड्यूल शाम के लिए दूसरा बन सकता है। अब यही शेड्यूल अगर शाम के लिए दूसरा बनेगा तो फिर जरूरी नहीं है कि शाम भी इन सभी कॉम्बिनेशन से इक्वल सेटिस्फाइड हो जाए। शाम अपने लिए कॉम्बिनेशन तैयार कर देगा, यहां एप्पल की यूनिट ले सकता है 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी कि शाम के लिए पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि वो 2 एप्पल और 15 बनाना के साथ अपनी कंजप्शन कर रहा है। तो मैंने इसलिए कहा था कि ये अलग अलग लोगों की सोच होती है, ये एक कंज्यूमर की अपनी क्या है,
सेटिस्फेक्शन है। तो एक कंज्यूमर ने अपने लिए एक इंडिफरेंस कर्व तैयार किया है, यानी कि जिस कर्व में कंज्यूमर ने अलग अलग कॉम्बिनेशंस तैयार किए हैं, जिन्हें आप लोग बंडल्स का भी नाम दे सकते हो। तो दो गुड्स के उसने अलग अलग बंडल्स तैयार किए हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस तैयार किए हैं, और उन सभी कॉम्बिनेशन से जो उसने ग्राफ तैयार किया है, या उन सभी कॉम्बिनेशंस को जो उसने ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, वो ही इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। तो यहां पे हमने एक्स एक्सिस में एप्पल लिए हैं, वाई एक्सिस में बनाना लिए हैं। तो आप देख सकते हो एप्पल की फर्स्ट यूनिट थी, बनाना की 15। तो पहला कॉम्बिनेशन 1 एप्पल प्लस 15 बनाना हुआ। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या था, 2 एप्पल प्लस 10 बनाना, तो यानी 2 एप्पल प्लस 10 बनाना। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या था, 3 एप्पल प्लस 6 बनाना। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन बनते चले गए। लास्ट कॉम्बिनेशन क्या था, 5 एप्पल प्लस 1 बनाना। तो इन सभी कॉम्बिनेशंस को आपस में हमने एक दूसरे के साथ टच कर दिया, और जो कर्व निकल के आया वो इंडिफरेंस कर्व कहलाया, राइट। तो यहां से आप देख सकते हो कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इस इंडिफरेंस कर्व की शेप भी कैसी है, कॉन्वेक्स, राइट। 3 शेप होती हैं, स्ट्रेट लाइन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इस इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या है, कॉन्वेक्स। तो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है उसके कॉन्वेक्स होने के भी रीजंस होते हैं। कि सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि यहां एक कंज्यूमर के थ्रू बनाना की कम से कम यूनिट को सैक्रिफाइस किया जा रहा है। जब एक कंज्यूमर बनाना की कम से कम यूनिट को सैक्रिफाइस करता है, तो वो जिस रेट से यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहा है, उस रेट को नाम दिया जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको इसी शेड्यूल के अंदर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बनाकर दिखा देता हूं, आपको और भी अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक, यहां पे एक कंज्यूमर ने क्या काम किया कि एप्पल की 1 मोर यूनिट को गेन करने के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा कि उसने 5 एप्पल्स को क्या किया, सैक्रिफाइस किया। तो यहां पे 5 एप्पल कह रहा हूं, बनाना, 5 बनाना को सैक्रिफाइस किया 1 मोर एप्पल की यूनिट को गेन करने के लिए। यहां उसने 4 बनाना को सैक्रिफाइस किया एप्पल की 1 मोर यूनिट को गेन करने के लिए। यहां उसने 6 से 3 बनाना को सैक्रिफाइस किया एप्पल की 1 मोर यूनिट को गेन करने के लिए, और यहां 2 बनाना को सैक्रिफाइस किया एप्पल की 1 मोर यूनिट को गेन करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहां 15 से लेके 10 आया तो 5 बनाना सैक्रिफाइस हो रहे हैं, 10 से लेके 6 आया 4 बनाना सैक्रिफाइस हो रहे हैं, 6 से 3 आया 3 बनाना सैक्रिफाइस हुए, 3 से 1 आया 2 बनाना सैक्रिफाइस हुए। क्यों, सिर्फ एप्पल की 1 मोर यूनिट को गेन करने के लिए। तो यहां पे इसे बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो रेट होता है जिस रेट पे एक कंज्यूमर किसी एक गुड्स की यूनिट को सैक्रिफाइस करता है। क्यों, किसी अनदर गुड्स की 1 मोर यूनिट को गेन करने के लिए। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को भी समझना यहां पे जरूरी होता है। अगर आपको इंडिफरेंस कर्व बताना है या फिर शो करना है, तो इंडिफरेंस कर्व को समझाने के लिए आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जिस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हो कि है क्या, वो रेट जिस रेट पे कंज्यूमर के थ्रू एक गुड्स को सैक्रिफाइस किया गया है, एक गुड्स की कुछ यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया गया है। क्यों, टू गेन 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ द अनदर कमोडिटी, राइट। किसी दूसरी कमोडिटी की 1 मोर एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। लेकिन यहां इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा घटता जा रहा है। यानी कि एक कंज्यूमर कम से कम यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहा है। वो 5 बनाना से लेके यहां तक आ गया, राइट। उसने एप्पल के से 1 मोर यूनिट को ही गेन करा, लेकिन वो 5 बनाना से लेके यहां तक आ गया। तो यानी कि उसने धीरे धीरे बनाना की कम से कम यूनिट को ही सैक्रिफाइस किया। तो जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होने लगता है, तो इंडिफरेंस कर्व की शेप भी कॉन्वेक्स होके आती है। तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में मैंने आपको जो समझाया, आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। इंडिफरेंस कर्व के साथ साथ एक और छोटी मोटी सी बातें आती हैं जिनमें हमने जिक्र किया है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का, राइट। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के भी बारे में मैं आपको अभी समझाऊंगा। इवन मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में भी मैं आपको हाथों हाथ समझा देता हूं। एक वर्ड है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर सबसे ज्यादा उसी गुड्स को ही प्रेफर करेगा, उसी कॉम्बिनेशन को ही प्रेफर करेगा जो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता हो। जैसे कि एक हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया 10 एप्पल 10 बनाना। अब मैं अगर एक और कॉम्बिनेशन तैयार कर दूं 12 एप्पल और 10 बनाना,
तो एक कंज्यूमर के थ्रू इस कॉम्बिनेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इस कॉम्बिनेशन में उसने क्या देखा कि यहां बनाना के तो रेट उतने ही है, लेकिन एप्पल की क्वांटिटी 2 से ज्यादा हो गई। तो यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस तैयार हुए। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी हमेशा से यही बात कहता है। तो मोनोटोनिक का मीनिंग भी क्या होता है, किसी चीज का कांस्टेंट होना। तो यानी कि किसी चीज के कांस्टेंट होने का मतलब यहां पे साफ साफ ये है कि एक कंज्यूमर सबसे ज्यादा उसी कॉम्बिनेशन को ही प्रेफरेंस देगा जिस कॉम्बिनेशन से एक कंज्यूमर सबसे ज्यादा खुश है या एक कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस को भी समझना हमारे लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि हमें इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को भी समझना बहुत जरूरी है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले इन कुछ बेसिक बातों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिन बेसिक बातों में हमने इंडिफरेंस कर्व को तो समझा ही है, अब इंडिफरेंस कर्व की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व हमेशा से कॉन्वेक्स होता है और ऑरिजिन की तरफ को चलता हुआ आता है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ को आ रहा है। तो ऑरिजिन यानी कि ये लाइन ऑरिजिन वाली होती है, तो वो ऊपर से लेके अगर नीचे की तरफ को आ रहा है तो आईसी कर्व की जो शेप है वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन है। कॉन्वेक्स होने के पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू द डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो रहा है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, राइट। सेकंड पॉइंट आता है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ को आ रहा है। अब ध्यान से देखना, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ऊपर से लेकर नीचे की तरफ को क्यों आ रहा है, क्योंकि बनाना की तो यूनिट घट रही है, एप्पल की यूनिट बढ़ रही है। तो यानी कि दोनों गुड्स के बीच में जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। बनाना की तो हम यूनिट को क्या कर रहे हैं, कम से कम कंज्यूम कर रहे हैं, और एप्पल की यूनिट को हम ज्यादा से लेके ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है। तो आपके सामने इसकी प्रॉपर्टी आ सकती है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, उसके पीछे रीजन सीधा सा ये है क्योंकि दो गुड्स के बीच के जो रिलेशंस होते हैं वो नेगेटिव रिलेशंस होते हैं, राइट। एक गुड्स अगर इंक्रीज होता है तो दूसरे गुड्स की कंजप्शन डिक्रीज हो रही होती है। थर्ड पॉइंट आता है हायर इंडिफरेंस कर्व शो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये जो पॉइंट है हायर इंडिफरेंस कर्व शो द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये पॉइंट आता है इंडिफरेंस मैप के केस में। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस मैप? इंडिफरेंस मैप का मतलब आप एक तरीके से ये चीज कह दो कि जब एक ही ग्राफ के अंदर हम लोग बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बना देते हैं, इसलिए इसे बोल दिया जाता है कि ये इंडिफरेंस कर्व की फैमिली होती है। इंडिफरेंस कर्व की फैमिली क्यों है, यानी कि इसी ग्राफ में हमने अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बना दिए, आईसी कर्व 1, आईसी कर्व 2, आईसी 3। तो इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2 और इंडिफरेंस कर्व 3। तो यानी कि ये पहला आईसी है, ये दूसरा, ये तीसरा। अब आप ध्यान से देखना, इन तीनों की तीनों आईसी की तो लास्ट पॉइंट यहां आ रहा है। अगर मैं लास्ट पॉइंट यहां कर दूं तो यहां एप्पल की मैंने यूनिट 5 ले रखी है और यहां पे क्या है 15 बनाना। अब अगर इस लाइन को ऐसे 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 ड्रॉ किया जाए या इस लाइन को यहां तक आप आगे तक कर दिया जाए तो आप पहले कॉम्बिनेशन में दे सकते हो 1 2 3। तो यहां इस पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में, यहां वाले पॉइंट में क्या है कि हमने शुरुआत की है 1 एप्पल से, 1 एप्पल प्लस 15 बनाना। इस वाले पॉइंट में हमने शुरुआत की है 2 एप्पल प्लस 15 बनाना, और इस वाले पॉइंट में हमने शुरुआत की है 3 एप्पल प्लस 15 बनाना। तो इन तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन में एप्पल इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा है, तो लॉजिकली बात है जिस कॉम्बिनेशन में एप्पल ज्यादा है उसी को ही कंज्यूमर ज्यादा प्रेफरेंस देगा। इसलिए बोला गया है हायर इंडिफरेंस कर्व शो द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। वो लॉजिकली बात है कि पहले कॉम्बिनेशन में एक थाली में 3 सेब आ गए, भाई एक थाली में 1 सेब और 15 केले, दूसरी थाली में 2 सेब और 15 केले, तीसरी थाली में 3 सेब और 15 केले, राइट। तो लॉजिकली बात है जैसे कि आप लोग एलईडी स्क्रीन परचेज करते हो, टीवी परचेज करते हो, तो जिस टीवी के अंदर सबसे स्मार्ट फीचर्स होते हैं, 4K रेजोल्यूशन होता है या फिर QLED होता है, तो जिस टीवी में सबसे ज्यादा फीचर्स होते हैं वो टीवी एक कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। तो यहाँ पे अलग अलग बातें, इस कॉम्बिनेशन में 1 ही सेब है, इस कॉम्बिनेशन में 2 सेब हैं और इस कॉम्बिनेशन में 3 सेब हैं। तो जिस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा सेब हैं तो उस कॉम्बिनेशन से जो कर्व तैयार होके आया IC3, तो ये कर्व एक कंज्यूमर को हाई
सेटिस्फेक्शन का लेवल ही प्रोवाइड करेगा। इसलिए इंडिफरेंस कर्व के बारे में बोला जाता है कि इंडिफरेंस कर्व शो द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट। फोर्थ पॉइंट आता है आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। लॉजिकली बात है, कभी भी नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व अलग अलग लोगों की सोच है, अलग अलग कंज्यूमर की सोच है। एक कंज्यूमर इससे खुश है, एक कंज्यूमर इससे खुश है और एक कंज्यूमर IC3 से खुश है। तो ये दोनों के दोनों, ये तीनों के तीनों कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हिक्स और एलन ने एक बात कही थी कि सभी कंज्यूमर्स के लिए सेटिस्फेक्शन अलग अलग होती है, राइट। इसकी सेटिस्फेक्शन अलग है, इस कर्व की सेटिस्फेक्शन अलग है और इस कर्व की सेटिस्फेक्शन अलग है। तो ये आपस में कभी भी एक दूसरे से टकराव नहीं करेंगे। सभी का लेवल अलग अलग है, सभी का स्टेटस अलग अलग है, तो ये आपस में एक दूसरे को टकराव नहीं करेंगे। तो लॉजिकली बात है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि सभी के सभी इंडिफरेंस कर्व अलग अलग सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। ये कम सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है, ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है और ये उससे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है। लेकिन सेटिस्फेक्शन जो सेम होती है वो कौन सी होती है? एक ही कर्व जितने कॉम्बिनेशन से बनता है उन सभी कॉम्बिनेशन की सेटिस्फेक्शन सेम होती है, राइट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। तो अभी तक इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, इंडिफरेंस मैप है क्या, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज आपको आई होप डेफिनेटली समझ में आ गई होंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना जिसको जो भी कोई भी डाउट्स हो। अगेन जिसके जो भी डाउट होंगे उस डाउट को लेके मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगला टॉपिक आ जाओ, बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व इन केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इस टॉपिक को भी समझने के लिए हमें बजट लाइन को भी समझना बहुत जरूरी है। अब यहां जिक्र किया जा रहा है बजट लाइन का। तो बजट लाइन क्या है? बजट लाइन भी दो गुड्स के ही कॉम्बिनेशंस को शो करती है, लेकिन ये एक बजट लाइन जो है ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को ही ग्राफिकली फॉर्म में शो करती है। लेकिन जो दो गुड्स के जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कंज्यूमर ने तैयार तो कर लिए, एक कंज्यूमर ने ये अलग अलग कॉम्बिनेशन तैयार तो कर लिए, लेकिन सभी कॉम्बिनेशन को तैयार करने में कंज्यूमर खरीदेगा किसे? आई बात समझ में? एक कंज्यूमर ने ये अलग अलग कॉम्बिनेशन तैयार किए, 1 एप्पल प्लस 15 बनाना, 2 एप्पल प्लस 10 बनाना, 3 एप्पल प्लस 6 बनाना, 4 एप्पल प्लस 3 बनाना, 5 एप्पल प्लस 1 बनाना। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक कंज्यूमर सेटिस्फाइड भी सबसे है, लेकिन कंज्यूमर इन सभी कॉम्बिनेशन में से किस कॉम्बिनेशन को खरीदेगा? आ गई बात। तो उसी चीज को बोला जाता है बजट लाइन की एक कंज्यूमर ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करे जिन कॉम्बिनेशंस में जिन सभी कॉम्बिनेशन का खर्चा कंज्यूमर की इनकम के इक्वल हो। बजट लाइन क्या है? अगेन दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन उन सभी कॉम्बिनेशन का खर्चा कंज्यूमर की इनकम के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो इसी बात को ही जब ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा तो वो बजट लाइन बनके तैयार होगी। बजट लाइन की एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, प्राइस ऑफ वन क्वांटिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ वन क्वांटिटी प्लस प्राइस ऑफ अनदर क्वांटिटी इंटू प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी, राइट। प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी। यहां पे मैंने ए का मतलब एप्पल है, बी का मतलब बनाना है, तो एप्पल के प्राइस की इंटू कर दो एप्पल की क्वांटिटी से, प्लस बनाना के प्राइस की मल्टीप्लाई कर दो बनाना की क्वांटिटी से। दोनों का समेशन कर दो, दोनों का समेशन कंज्यूमर की मनी इनकम के इक्वल होता है। जैसे एक छोटा सा मैंने आपके सामने शेड्यूल लिया है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर ₹20, एप्पल के प्राइस 4 हैं, बनाना के प्राइस 2 हैं। तो यानी कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन तैयार करो जिन कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर के खर्चा कंज्यूमर की इनकम के इक्वल हो। तो पहला कॉम्बिनेशन लिया है ए, जिस कॉम्बिनेशन में 5 एप्पल हैं और 0 बनाना। पहला कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के पास में क्या है कि भैया 5 एप्पल खरीद लो। अगर 5 एप्पल एक कंज्यूमर खरीदता है तो एक एप्पल 4 रुपए का है, तो 5 चौक 20, तो 20 के 20 रुपए कंज्यूमर के एप्पल खरीदने में लग गए, तो वो बनाना खरीद ही नहीं सकता। एक और कॉम्बिनेशन है कि भैया एप्पल 4 खरीद लो, तो एक एप्पल 4 रुपीज का है, 4 एप्पल 16 के होंगे, तो अभी भी 4 रुपए बच गए। 20 में से 16 रुपए एप्पल में ही खर्च हो गए, तो अभी भी 4 रुपए बचे हुए। एक केला 2 रुपए का है, तो 4 रुपए में 2 केले आ जाएंगे। तो एक कॉम्बिनेशन हमने तैयार करा 4 एप्पल प्लस 2 बनाना का। एक और कॉम्बिनेशन है कि एप्पल 3 खरीद लो, 4 3 12, तो यानी कि 12 रुपए एप्पल खरीदने में लग जाएंगे, अभी भी बचे 8 रुपए। तो 8 रुपए में से एक केला 2 रुपए का है, तो 8 को 2 से डिवाइड करा, 4 केले आ सकते हैं। तो ये हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं जिनमें 2 सेब और 6 केले हैं।
6 केले खरीदने में 12 रुपए खर्च हुए, 2 केले खरीदने में 8। तो ये भी आपको इस बात को शो करता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन तैयार हो रहे हैं, इन सभी कॉम्बिनेशन में का जो भी खर्चा हो रहा है वो खर्चा कंज्यूमर की इनकम के इक्वल है। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन भी कंज्यूमर को सेटिस्फाइड इक्वल करेंगे। भाई लॉजिकली बात है, आप जो भी चीजें खरीद रहे हो, आप एप्पल को कुछ कम खरीद रहे हो तो आप बनाना को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, राइट, लेकिन आपका खर्चा तो इक्वल हो रहा, राइट। तो बजट लाइन भी इसी बात को शो करती है कि जब दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल का मतलब क्या है कि ये जो चीज पॉसिबिलिटीज है कंज्यूमर की इनकम को देखते हुए खरीदने के लिए, राइट। तो जब दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को एक कंज्यूमर ने ही तैयार किया है अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम के साथ, राइट, तो ये कॉम्बिनेशन, इन सभी कॉम्बिनेशंस को अगेन ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो तो वो हमारी बजट लाइन बन के तैयार आती है। और बजट लाइन में जो भी कॉम्बिनेशन तैयार किए जाते हैं उन सभी कॉम्बिनेशन का प्राइस रेशियो कांस्टेंट होता है। प्राइस रेशियो का मतलब क्या है, दो गुड्स के बीच में जो प्राइस है, दो गुड्स के बीच में प्राइस को लेके जो भी रिलेशन है वो कांस्टेंट है। यानी कि ये जो भी कॉम्बिनेशन तैयार हुए, एप्पल के प्राइस कांस्टेंट थे, बनाना के प्राइस कांस्टेंट थे, तो यानी कि 4/2 आया। तो यानी कि प्राइस रेशियो 2 है, चाहे हमने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया हो या ये वाला कॉम्बिनेशन लिया हो या ये वाला कॉम्बिनेशन लिया हो या ये वाला कॉम्बिनेशन या ये वाला, इन सभी कॉम्बिनेशन में प्राइस रेशियो कांस्टेंट है। तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन क्या था, 5 एप्पल 0 बनाना। तो ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, 5 एप्पल और 0 बनाना। ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, 4 एप्पल और 2 बनाना। ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, थर्ड वाला 3 एप्पल और 4 बनाना। ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, 2 एप्पल और 6 बनाना। ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, 1 एप्पल और 8 बनाना। लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 0 एप्पल और 10 बनाना। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन तैयार किए गए हैं इन सभी कॉम्बिनेशन में प्राइस रेशो क्या है, कांस्टेंट। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करना है। ये कर्व और ये कॉम्बिनेशन, इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेट करना है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके ही बताना है कि ये कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कब होगा, राइट। तो इसी वीडियो के बाद आपके सामने एक और वीडियो आएगी जिस वीडियो में हम आपको समझाएंगे क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, राइट। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। इसके बाद वाली वीडियो को आप जरूर देखना। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो मेरी वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम देखना, शेयर करना और लाइक करना। और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आपके सामने अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की बहुत सी वीडियोस आती चली जाएंगी, जो वीडियोस आपके बहुत काम आएंगी। उसके बाद फर्दर वीडियोस डालेंगे बिजनेस स्टडीज की, लेकिन ये सारी की सारी वीडियोस आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का आंसर कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो भी आपके सामने अगली ही वीडियो में आपको मिलेगा, राइट। तो मैं आपके धीरे धीरे 4 मार्क्स या 6 मार्क्स सीधा गेन करवा रहा हूं। आप मेरे आंसर को सीधा कॉपी करके आ जाना, आपको 6 में से 6 या 4 में से 4 जरूर मिलेंगे, राइट। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।